तेरे आंगन में आना चाहते हैं, परिंदे आबो दाना चाहते हैं। ये वो गुल हैं जो मुरझाने से पहले चमन में मुस्कुराना चाहते हैं। और इधर पेड़ों को काटे जा रहे हैं, उधर मौसम सुहाना चाहते हैं। इधर पेड़ों को काटे जा रहे हैं, उधर मौसम सुहाना चाहते हैं। जुल्मते सबसे न घबराओ जमाने वाले, सुबह आएगी बाहर हाल उजाला होगा। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मेरे साथ एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में अगर मैं आपसे परिचय कराऊं, उनका तारुफ कराऊं तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि कोई एक इंसान इतने सारे जो गुण होते हैं उसका मालिक कैसे हो सकता है। अगर मैं आपके बारे में कहूं कि आप हॉकी के एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं तो वो भी सच है। उसके बाद मैं कहूं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों से योगदान देना शुरू किया और 40 वर्ष का एक लंबा सफ़र तय करते हुए आज भी आप लोगों को शिक्षा से प्रेरित कर रहे हैं। लोगों को शिक्षा की जो पुंज है, जो प्रकाश है, उससे प्रकाशित कर रहे हैं। साथ ही साथ आप समाज सेवा के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो अपने आप में नायाब हैं, जिनकी चर्चा होनी चाहिए। और कल मैं इनसे मुलाकात किया, इनके घर पे गया। वहाँ पे मुझे एक चीज़ और पता चली आपके बारे में कि आप अदब की दुनिया के भी बेहतरीन खिलाड़ी, मारूफ खिलाड़ी हैं। कई बार आपने अपने यहाँ, ये क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, बहराइच ज़िले का इंटीरियर इलाका है, कतरनिया वन्यजीव प्रभाग काफ़ी अब तो फेमस हो गया है, लेकिन इन्होंने मुझे पता चला है कि कई बार ऑल इंडिया लेवल का मुशायरा भी यहाँ पे करवाया। उसमें भी इनको महारत हासिल है। जब आप इनकी शेर व शायरी का अंदाज़ देखेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इनकी जितनी तारीफ़ कर रहा हूँ थोड़ा कम कर रहा हूँ। ये ज़्यादती मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत में वो सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, पत्रकार भी हैं, राजनीति में भी जम के महारत हासिल है, जम के राजनीति भी करते हैं, समाज सेवा में हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ को आगे करते हैं। और आपने अपनी पढ़ाई क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से की है। इससे ज़्यादा शायद मैं ना बता पाऊँ, तो आइए देर ना करते हुए उन्हीं से शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक इंसान इतनी सारी खूबियों का मालिक कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप मुझे बताएं, जो मेरा यही सवाल था कि एक इंसान इतनी सारी खूबियों का मालिक कैसे हो सकता है, यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर आपके बारे में जानें। देखिए, जहाँ तक मालिक का सवाल है तो मालिक तो एक ही है, और हम तो कुल मिलाकर ये समझते हैं ये नेचर, ये कुदरत, ये प्रकृति, या उसको आप ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, भगवान कहिए, वो कौन सी प्रतिभा किस में कब डेवलप कर दे वो तो एक अलग फैक्टर है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जहाँ तक कि बिना किए कुछ संभव नहीं है। जब आप किसी चीज़ में अपने को पूरी तरह से इन्वॉल्व करोगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं से सफलता मिलेगी। आपके अंतरात्मा की आवाज़ आप सुनिए, आप अपने आप को ये समझिए कि हम कहीं ना कहीं से कुछ हम भी हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, जैसे किसी शायर ने कहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि काजलों की जो अपनी आँख होती, किसी के आँख के काजल ना होते, जो हम सब हुस्न अपना देख पाते, किसी के इश्क में पागल ना होते। क्या बात है, बेहद शानदार। तो वही चीज़ है कि हम अपने हुस्न को पहचानें, हम अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसका उपभोग करें अपने देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए। तो निश्चित रूप से हम एक सफल जीवन जी सकते हैं और जीवन का यही लक्ष्य भी होना चाहिए। वरना ऐसे जीने से क्या फ़ायदा कि आदमी बाजू वाले को भी नहीं पहचान रहा है। अपनी एक पहचान बनानी चाहिए समाज में चारों तरफ अपने को आगे बढ़ा करके दबे कुचलों का सहयोग करते हुए आगे बढ़िए। और फिर ये ना सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं, बल्कि होना ये चाहिए सामने वाले को भी हमको अपने जैसा बनाना है। एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, इस तरह से जब आप बढ़ाते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज की ये गंदगी, समाज की ये कमी, समाज की जो भी कमियां हैं वो सब धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी बातों से आपको लगा होगा कि मैंने जो तारीफ़ करी है वो मेरी तारीफ़ थोड़ी कम है, उससे ज़्यादा के हकदार हैं आप। अब सर, वो सवाल हमारे जो भी दर्शक आपको देश और दुनिया में कहीं भी देख रहे हैं, अब परिचय के साथ, आपके तारुफ के साथ एक बार अपने बारे में बताएं। आपका नाम क्या है, आपके वालिद साहब, वालिदैन का क्या नाम है, क्या करते थे वो, किस तरह से उन्होंने आपको इस तरह से तैयार किया कि आज आप एक मिसाल बने हुए हैं इस क्षेत्र में, मीरपुरवा के क्षेत्र में। देखिए, ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है। मैं अपने जीवन के उस हिस्से में अब जा रहा हूँ जहाँ से मैंने अपने जीवन का एक मार्ग चुना था
मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन माता पिता एक कृषक थे और छोटे किसान थे। कोई बहुत बड़ी जायदाद उनके पास नहीं थी, ना बहुत ज़्यादा खेत थे। वो किसी तरह से हमको पढ़ाना चाहते थे। हमारी माताजी का शौक़ था कि मैं पढ़ूं, तो छोटे छोटे गाँव के स्कूलों में पढ़ करके मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो मैंने खेल कूद में इंटरेस्ट इन्वॉल्व किया और स्पेशली कई गेम्स जैसे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये 4-5 गेम मैं बराबर खेलता रहा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नियर अबाउट सारे गेम्स में मैं चयनित किया गया। उस समय क्या था कि गुर्बत के कारण मेरे घर में इतना भी पैसा नहीं हो पाता था कि फ़ीस जमा कर सकें। तो उस कंडीशन में मैं जब खेलता था तो एज ए खिलाड़ी जब मैं कहीं जाता था टीम के साथ में, तो हम लोगों को जो खाने वाने का पैसा मिलता था उसमें से कुछ खा करके और कुछ बचाया करता था, जिससे मैं अपनी शुल्क जमा करता था या पुस्तकें खरीदा करता था। बहरहाल ये किसी तरह से क्रम चलता रहा। यूश्वर की कृपा रही, मेरी लगन रही। मैं मंडल, स्टेट और यहाँ तक कि जोन वगैरह में भी मेरा सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी में पहुँचने के बाद में। हॉकी? जी, हॉकी में स्पेशली, और रीजनल तो मैंने बास्केटबॉल भी खेला है मंडल में, लेकिन हॉकी में मैं आगे तक गया। उसके बाद मैं यहाँ से फिर लखनऊ, या मैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच में ही पढ़ रहा था। उसके बाद यहाँ से जो हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ गया। लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज में मैंने शिक्षा हासिल की। उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने चूँकि किसी तरह से शिक्षा हासिल की, मुझे जॉब में जाना चाहिए, तो मैंने सोचा कोई टेक्निकल एजुकेशन लें। तो चूँकि मैं खिलाड़ी था इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं क्यों ना बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में एडमिशन ले लूँ। क्रिश्चियन कॉलेज में था तो मैंने वहाँ बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में एडमिशन लिया। सफलतापूर्वक मैं वहाँ से पढ़ के निकला। निकलने के बाद में सबसे पहला मेरा काम था कि हम जॉब में आए। किस साल में गए थे आप क्रिश्चियन कॉलेज में? ये 1978 में 1978। जी, मैं क्रिश्चियन कॉलेज में था। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद सीधे ईश्वर की कृपा से मुझे जॉब मिली। जॉब मिलने पर लखनऊ में ही मुझे लगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, तो मैं अपने जनपद के तरफ बढ़ने की कोशिश किया। तो यहाँ इंटीरियर इलाके में ये, यानी आप बहराइच के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं मूल रूप से बहराइच का रहने वाला हूँ। और मैं जब यहाँ आया तो यहाँ इस इंटीरियर इलाके में एक कॉलेज था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने यहाँ देखा, और जब इलाके में मैंने देखा चारों तरफ तो यहाँ बड़ी गरीबी थी, लोग परेशान थे। मुझे अपनी याद खुद आती थी कि साहब ऐसी जगह पे मैं पहुँचा हूँ जैसे मैं कभी रहता था, आज बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ तब्दीली लानी चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए, इनके लिए कार्य करना चाहिए। तो मैंने यही सोच करके यहीं पर अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। और यहाँ पर आने के बाद में मैंने साहित्य के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। लोग आश्चर्य करते हैं कि मैं एक खिलाड़ी था फिर साहित्यकार कैसे हो गया। मैंने कई लेख लिखे, दिशा है कई लेख लिखे, इसके अलावा कविताएं लिखी। हमारे कई अशार जो है वो अखबारों में और जगह पत्रिकाओं में छपे भी। कुछ मुशायरे और कुछ इस तरह से उसमें मैंने ज्वाइन भी किया, गए भी, लोगों ने प्रशंसा की। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि नहीं, इसमें भी बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसके साथ साथ कुछ और करना चाहिए। तो मैंने सोशल वर्क शुरू किया। अब जब सोशल वर्क में मैं गया तो मुझे पता चला कि यहाँ जो राजनीति से प्रेरित होता है सोशल वर्क पूरी तरह से, तो मैंने सोचा राजनीति करना भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ का जो उस वक्त सबसे जलजलाता हुआ राजनीतिक व्यक्ति था, जो विधायक भी बना था अपने काल में, उसी के खिलाफ मैंने यहाँ पे, ये सब लोग जानते हैं यहाँ के, आवाज़ उठाई। और फिर मैंने उसकी प्रतिद्वंदता में राजनीति शुरू की और काफ़ी हद तक उसको मैंने डैमेज भी किया। और वहाँ पर उद्देश्य हमारा केवल ये नहीं था कि मैं कुर्सी के लिए राजनीति करूँ, मेरा मूल्यों की लड़ाई, बस मेरा ये था कि थोड़ा मैं इतना अपने को प्रतिष्ठित कर लूँ कि मैं लोगों के बीच में जाकर के उनकी मदद कर सकूँ। क्योंकि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, नेता बहरे हो चुके हैं। ऐसे कंडीशन में कौन आवाज़ लगाने वाला था। ऐसा इलाका जहाँ बोलने वाले लोग नहीं साहब, यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो न बोलने जानते हैं, न कोई बात करना जानते हैं, किसी के सामने अपने को फेस नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास जा करके और फिर इनके बीच में पहुँच करके इनकी मदद करने के लिए खुद ही बोलना पड़ता था। तो रात में, दिन में, किसी भी वक्त मैंने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। गरीब गुरबा जो भी मेरे दरवाजे पे आता रहा, उसके कार्य के लिए जहाँ तक मुझको जाना पड़ता था मैं जाता था और निःशुल्क लोगों की सेवा करता रहा। ये पूरे इलाके के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके साथ साथ में मैंने
कुछ ऐसे कार्य भी किए जैसे जिसको अभी आप बता रहे थे, जैसे मुशायरा या कवि सम्मेलन का आयोजन कराना, साहित्य के क्षेत्र में भी कार्य करते रहना और उसके अंदर भी ऐसी टीमें गठित करना जो उसके सहारे से प्रतिष्ठित हो जाएं और उसके बाद फिर वो भी समाज में उतर करके समाज सेवा का कार्य करने लगे। चीज़ों का विस्तार आपने हाँ, इसका अच्छी तरह से डेवलप किया हमने, अच्छी तरह से विस्तार किया। तो इस तरह से मैंने किसी तरह से बहरहाल ये जीवन इतना 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए भी इतने कार्य किए हैं और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हर व्यक्ति के अंदर इस तरह के भाव पैदा करे ताकि वो दूसरों की सेवा कर सकें, अच्छे संस्कार वाले लोग हों, ये हमारा देश मजबूत बन सके। आज हम जो है वो किसी पे आश्रित न रहें, हम अपने एज ए नागरिक होते हुए अपने मूल अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझें और उसका निर्वहन भी कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है, मैं तो कहता हूँ तभी ये उभर सकता है जब यहाँ का हर आदमी कायदे से, हर कानून कायदे को समझ जाएगा, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा और मजबूती के साथ राष्ट्रहित में कार्य करता रहेगा। तो निश्चित रूप से एक दिन वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश एक उभरते हुए सूरज की तरह से फिर निकलेगा और सारे संसार पे छा जाएगा। संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जब जागरूक होगा तो निश्चित देश महान बनेगा, महाशक्ति बनेगा। आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूँ, आगे भी बात करेंगे। क्रिश्चियन कॉलेज का जिक्र किया, 1978 में आप जाते हैं वहाँ पे। एक तस्वीर आपके घर में देखी हमने जिसमें शिवपाल यादव भी नज़र आ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री तक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुलायम सिंह यादव के भाई, मौके में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके साथ आप पढ़ रहे थे, उनके साथ किस तरह के ताल्लुक थे आपके और किस तरह के व्यक्ति थे शिवपाल? देखिए, हम सहपाठी थे। जी हाँ, हम सहपाठी थे। जिस समय शिवपाल जी हमारे साथ पढ़ रहे थे उस समय उनके बड़े भाई साहब पहली बार मंत्री बने थे स्टेट में। तो निश्चित रूप से किसी मंत्री का भाई, उसके मन मस्तिष्क में ये ज़रूर पैदा हो सकता है कि हम मंत्री के भाई हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि काफ़ी समय तक उसके साथ एक साथ रहते हुए भी, एक साथ खाते पीते उठते बैठते हुए भी हम लोग नहीं जान पाए कि ये मंत्री का भाई है, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का अहंकार उस वक्त तो हमने नहीं देखा। फिर धीरे धीरे ये बात खुलने लगी कि साहब ये मंत्री के भाई हैं, तो हम ही लोग उनको कहा साहब ये मंत्री के भाई हैं, आप तो, आपके भाई साहब तो मंत्री हो गए। तो इस तरह से फिर उनका ये आलम था शिवपाल जी का कि साहब हम लोगों के घरों में आते थे और अपने एक ही उस पर जो है भोजनालय में बैठ करके साथ में खाना खाना या हंसी मजाक करना, ये सब चलता रहता था। हम भी नहीं महसूस कर रहे थे कि ये जो है कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके भाई साहब बनेंगे या खुद शिवपाल जी कभी जो है राजनीति में इतना इनका उत्थान होगा। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि उनका अपना एक ऐसा नेचर था उस समय मिलनसार, तो उस लिहाज से हम लोग आपस में मिलते रहते थे और उनसे अच्छे संबंध थे हमारे। बस ये है कि वहाँ से निकलने के बाद में बहुत दिन तक हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए। फिर जब हम राजनीति में आए तो हमने पलट कर देखा। राजनीतिक जिजीविषा आपकी वहीं से शुरू हुई थी या फिर आपने जो यहाँ के हालात देखे उसके बाद? नहीं, मैंने वहाँ से, हमारे तो मन में कभी राजनीति आई नहीं वहाँ पे। राजनीति तो हमने यहाँ के हालात देख के की। अगर हमको समाज सेवा की तरफ हमारे कदम न बढ़ते तो शायद राजनीति में मैं न जाता, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि बिना राजनीति के अब तो समाज सेवा भी संभव नहीं है। जब तक हमारे में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होगी, जब तक हम बात कहने की क्षमता नहीं पैदा कर पाएंगे अपने अंदर, तब तक हम दूसरे की सेवा क्या कर सकते हैं, खासतौर से इस इंटीरियर में जहाँ कोई बोलने वाला नहीं। अक्सर लोग जो पिछड़े इलाकों से आते हैं जहाँ पे संसाधनों की कमी होती है, तो वो जब हायर एजुकेशन ले लेते हैं या जब कोई जॉब में सेटल होते हैं तो वो शहरों की तरफ भागते हैं। तो आपने क्या सोचा कि अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट है बहराइच, वहाँ पे आप वापस आते हैं और एक पिछड़ा इलाका आप चुनते हैं अपने कैरियर के लिए? आपका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा बड़ा बेटा भी यही कर रहा है। वो काफ़ी, जैसे पीएचडी भी है, वो डॉक्टर की डिग्री है उसके पास में, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। लेकिन उसको मैंने शुरू में बहुत समझाया कि मेरे साथ लग के समाज का कार्य करो और यहीं कहीं सेटिल भी हो जाओगे। लेकिन उसने कहा नहीं, हम शहर नहीं छोड़ पाएंगे। तो वो शहर ही की तरफ भागे। उनको क्या मज़ा मिला हम नहीं जानते, लेकिन हमको आनंद आता है गरीबों की सेवा में। और हम समझ रहे हैं जिस चीज़ में आनंद आए वही सफल जीवन है। कोई आवश्यक नहीं है कि हम बहुत बड़े शहर में जा कर के या कहीं बहुत बड़ी अच्छी बस्तियों में या मॉल में या बड़े होटल्स में जाके ठहरें या वो सम्मान पाएँ। इसका कोई हमको लालसा नहीं। हमें तो देखते ये हैं कि किसी के होठ पे अगर हंसी आ गई गरीब के, तो अपनी आत्मा तक बिल्कुल जो है वो खुश हो जाती है। तो हम खुशी के लिए ही कर रहे हैं।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 40 साल का एक अरसा आपको एजुकेशन के फील्ड में हो गया, शिक्षा जगत में हो गया। 40 साल पहले जब मोहम्मद रशीद साहब आए थे यहाँ पे इस इलाके में मेहपुरवा में, तो उस वक्त क्या माहौल था, कितने की स्ट्रेंथ थी? जैसे कि कल हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा कि 2500 की स्ट्रेंथ है, और अटेंडेंस अगर बात करें तो 2450 बच्चे आज भी आते हैं। इस तरह का उसका रेपुटेशन है उस कॉलेज का। तो किस तरह का माहौल था, और 40 साल बाद आज क्या बदलाव देखते हैं तब में और अब में? 1980 में मैंने ज्वाइन किया था सर्वोदय इंटर कॉलेज मेहपुरवा। उस समय यहाँ की स्ट्रेंथ 1000 के आसपास थी, और एडमिनिस्ट्रेशन इससे बेहतर था जो आजकल है। अब तो नए ज़माने का कुछ ना कुछ रूप देखने को मिल रहा है। तो उसमें जो 1000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे थे, वो बच्चे मैंने देखा उसमें IAS भी हुए हैं, PCS भी हुए हैं। उस बैचेस के, जो पुराने बैचेस के बच्चे थे, वो बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे निकले। और आज भी जब हम कभी ओल्ड स्टूडेंट्स की कोई वो करते हैं, घर समारोह वगैरह में उनको इनवाइट करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे पद वाले बच्चे मिलते हैं जो हमारे इस कार्य में भी सहयोग करते हैं। तो ये हमारे यहाँ के निकले हुए बच्चे थे। हमारा जो विद्यालय था वो शिक्षा के क्षेत्र में जनपद में तो बहुत ही प्रसिद्ध है, आदर्श जनपद में भी लोग जानते हैं इसको, और अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लोग कतारें लगाते हैं आज भी। कल बात हो रही थी कि मंडल का एकमात्र विद्यालय जहाँ की स्थिति ऐसी है। हाँ, बेशक बताया नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ अटेंडेंस 100% के आसपास जाना, या जो है इस तरह से बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। जिस तरह से लोग बंक कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो एक बड़ी बात है निश्चित रूप से। तो ये जाहिर है कि मंडल या स्टेट में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने जनपद में तो निश्चित रूप से हम बाजी जीत जाते हैं हर बार। वो चाहे रिज़ल्ट का प्रतिशत हो, चाहे पढ़ाने का अंदाज हो, बच्चों का अटेंडेंस हो, या सोशल वर्क हो, वो भी हम अपने बच्चों से कराते हैं। बताते इतना इंटीरियर था कि मैंने पहली बार यहाँ पे फुटबॉल निकाला, और जब उसको मैदान में मैंने ऊपर उछाला तो लड़के उसको इस तरह से देख रहे थे, साहब इतनी भारी चीज़ ऊपर कैसे जा रही है। तो मैंने कहा इसको बेटा इस पर पैर लगा के देखो, ये भारी नहीं है, तो देखने में ही भारी लग रहा है इतना बड़ा। डर रहे थे, इसको छूते उस पर पैर मारते हुए डर लग रहा था उनको। तो अब बताइए इस कंडीशन में फिर उनको यहाँ की टीम जनपद में चैंपियन रही हमारे उसमें, यानी उन्हीं बच्चों को मैंने ट्रेंड किया, और उसके बाद जनपद में चैंपियन रहे। और एक बार नहीं रहे, मेरे ख्याल से मेरे इस 40 साल के जीवन में 30 बार हम जनपद में चैंपियनशिप प्राप्त कर चुके होंगे। 30 बार? 30 बार, 30 अपने आप में एक रिकॉर्ड है किसी भी जनपद के लिए। हाँ कि जी। 30 बार किसी कंपटीशन में अगर वो चैंपियन रहे, निकालें, तो अपने आप में बड़ी बात है। निश्चित प्राइज मनी प्रतियोगिताएं होती थी, जिसमें ये होता था पूरा जनपद इकट्ठा होता था 10,000 रुपये की। उस वक्त उस ज़माने में प्राइज मनी बड़ी बात थी। तो वो भी कम से कम 2 बार हमने, 4 ही 5 बार हुआ, इसमें 2 बार हमने ही लिया। अदर्स जो है वो इवेंट्स में वो होता था, तो उसमें भी हमको मिला। तो कुल मिलाकर के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमने कार्य किया यहाँ पे। ये हो गई तो पढ़ाई लिखाई की बातें हो गई, स्पोर्ट के फील्ड की बात हो गई। अब आते हैं आपके शौक़ की तरफ। अदब की दुनिया में थोड़ा सा चलते हैं। मुशायरे वगैरह भी आप करवाते हैं, जाते भी हैं। अनवर जलालपुरी साहब का आपने नाम लिया, मरहूम अनवर जलालपुरी साहब का, एक बड़ा नाम अदब की दुनिया का। अभी राहत इंदौरी साहब भी चले गए कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से। तो किस तरह से आपने इस फील्ड में कदम रखा, और क्या सोच के रखा? क्या शौकिया, या इसमें भी आपने पूरी तन्मयता के साथ? सच तो ये है कि हमारे प्रिंसिपल साहब थे, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो वो साहित्यकार थे। और जब मैं उनके पास बैठता था तो वो कोई ना कोई बात, कोई कविता या कोई अपना लेख सुनाया करते थे। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ कि हो सकता है साहित्य तो समाज का एक ऐसा दर्पण है जिसमें उस समय की तस्वीर को अच्छी तरह से पिरोया जा सकता है। तो हम जो देख रहे हैं इसको हम कैसे व्यक्त करें, तो हम साहित्य को क्यों ना अपने पास लें और उसके माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें। बात को इम्प्रेसिव ढंग से पहुंचाने के लिए साहित्य या अदब की ज़रूरत पड़ती है, और कविता, शेर, अशार या इन माध्यमों से इसको जब हम किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उससे प्रभावित होता है, और जब किसी को प्रभावित कर लो तो कार्य बनते हैं। तो ये सारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ। जाहिर है कि धीरे धीरे जहन उसके तरफ गया, और जाने के बाद में फिर कुछ ऐसे बड़े बड़े शोरा हजरात, कवि, उनसे हमारी मुलाकातें होती रहीं। जब मैंने मुशायरे या कवि सम्मेलन कराए तो उनसे बातचीत की हमने, अपने अशार उनके सामने रखे तो
उन्होंने बहुत पसंद किया मुझको। मैंने उनका बड़ा सम्मान किया, एहतराम किया। अनवर साहब की बात आप कर रहे थे, अनवर साहब का मैं बहुत एहतराम करता था और वो भी मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। उन्हें कई किताबें अपनी उन्होंने हमको दिए इसलिए, और उनके बच्चे भी आज अपने वालिद साहब की तरह ही मुझको मानते हैं। उनका भी एक बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर है LU में। तो ये सब लोग जो थे, मुनव्वर राना साहब, अनवर जलालपुरी साहब, मंजर भोपाली साहब, ये कई लोग यहाँ हमारे घर पे आए आराम से। अल्ताफ़ ज़िया साहब, ये घरों पे आए, घरों पे बैठते रहे। तो इनके उठने बैठने से, इनके साथ रहने से कुछ और निखार पैदा होता चला गया। तो जहाँ ज़रूरत लगी साहित्य की, वहाँ उसका इस्तेमाल किया, और जहाँ भाई राजनीति। कहा जाता है साहित्य अगर हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो जीवन नीरस है, कुछ है नहीं। बिल्कुल साहब, जीवन, मैंने बताया नहीं कि साहित्य ही एक ऐसी चीज़ है जो उस समय के समाज को अपने अंदर पिरो लेता है, और उसके बाद में चाहे उसको 20 साल के बाद हम मीर और गालिब के अशार पढ़ते हैं तो हम उस वक्त की दिल्ली का ख्याल करते हैं कि क्या था उस वक्त का माशरा, कैसा था। बहुत सारे अशार से रिज़ल्ट निकलता है। हम आज जो अशार कहते हैं, आज जो जदीद अशार हमारे हैं, वो आज के हालात को बयां करते हैं। यही कुछ दिनों के बाद, जैसे मैं इस इंटीरियर में रह रहा हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ जो परिस्थितियाँ हैं। मैंने आपसे शायद ये अशार आपको सुनाए भी थे। मैं इस वक्त माइक के सामने भी बोलना चाहता हूँ कि तेरे आंगन में आना चाहता हूँ, तेरे आंगन में आना चाहते हैं, परिंदे आबो दाना चाहते हैं। यानी जिस माहौल में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर चाहे वो चरिंदे हैं या परिंदे हैं, पशु पक्षी, जंगल, ये मतलब एक प्राकृतिक वातावरण है और जिनकी सुरक्षा पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र में कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है और मैं कर भी रहा हूँ पर्यावरण के संबंध में। तो उस पे नज़र डालते हुए मैंने अशार लिखे कि तेरे आंगन में आना चाहते हैं, परिंदे आबो दाना चाहते हैं। और यहाँ की जो जनता है उन पे जब नज़र पड़ती है तो मैं ये कहता हूँ कि ये वो गुल हैं जो मुरझाने से पहले, ये वो गुल हैं जो मुरझाने से पहले चमन में मुस्कुराना चाहते हैं। यहाँ पर लोग क्या है, इन्हीं पेड़ों से लोग सब कुछ हासिल करते हैं, इन्हीं पेड़ों के साए में जीते हैं, इन्हीं पेड़ों का फल लेते हैं, इन्हीं की लकड़ी जलाते हैं, लेकिन मौका आते ही इनको काटने में चूकते नहीं है। तो तेरे आंगन में आना चाहते हैं, परिंदे आबो दाना चाहते हैं, ये वो गुल हैं जो मुरझाने से पहले चमन में मुस्कुराना चाहते हैं, और इधर पेड़ों को काटे जा रहे हैं, उधर मौसम सुहाना चाहते हैं। क्या बात है, बेशक। इधर पेड़ों को काटे जा रहे हैं, उधर मौसम सुहाना चाहते हैं। और अगर काटो शजर तो सोच लेना, अगर काटो शजर तो सोच लेना, परिंदे भी ठिकाना चाहते हैं। बिल्कुल। सजर का मतलब होता है पेड़, और ये जो पेड़ लगे होते हैं, वृक्ष लगे होते हैं, परिंदे अपना आशियाना वहीं पे बनाते हैं। तो आपके कहने का मतलब जो था आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। सर आगे। अगर काटो शजर तो सोच लेना, परिंदे भी ठिकाना चाहते हैं। और कभी कभी राष्ट्र हित में इतना मैं वो हो जाता हूँ, मेरे अंतरात्मा की आवाज़ उठने लगती है। तो एक शेर इसी के साथ ये निकल गया कि परिंदे भी ठिकाना चाहते हैं और चलो अपने वतन पर जान दे दें, हमें सब आजमाना चाहते हैं। क्या बात है। तो हर व्यक्ति आजमाता है कि कौन वतन के लिए क्या करता है। हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि वतन के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि वतन ही नहीं तो फिर क्या मतलब। तो जाहिर है साहब। तो आपके जो अशार हैं, जो शेर व शायरी करते हैं आप, तो कुछ इसका किताब भी कुछ निकालने की हाँ, मेरा कलेक्शन नियर अबाउट हो चुका है, और उसके ऊपर कुछ अच्छे शोरा हजरात के कमेंट्स आने बाकी हैं। वो मैं करा करके उसके बाद, चूँकि मेरा रिटायरमेंट का ये अंतिम वर्ष चल रहा है, उसके बाद मैं इसी कार्य में लगूंगा। ईश्वर ने चाहा तो मैं फुल टाइम इस कार्य में, समाज सेवा में पूरी तरह से लग जाऊंगा। जैसे इसमें ये था कि मैं कॉलेज का वक्त निकाल करके, कि कॉलेज को हम रेगुलरली अपना अटेंड करने के बाद ही ये सब कार्य कर पाते थे। अब ये हो जाएगा, आज़ाद हो जाएंगे तो पूरी तरह से 24 घंटे ये कार्य होगा। राजनीति का क्या स्कोप रहेगा? आपने बताया कि बहुत कम टाइम रहेगा, रिटायरमेंट में रिटायर होंगे तो अपने शौक़ को पूरा करेंगे, उसको एक मुकाम तक लेके जाएंगे। राजनीति आपने किस पार्टी से शुरू की थी या किस विचारधारा की राजनीति का? देखिए साहब, मैंने आपसे पहले ही बता दिया, राजनीति का हमारा मकसद कुछ और ही था। राजनीति का मकसद कुर्सी पाना कभी था ही नहीं। अभी भी हैं सक्रिय राजनीति? नहीं, अभी भी मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, लेकिन मैं राजनीति को उसी हद तक इस्तेमाल करता हूँ जहाँ जनहित में वो प्रयोग किया जा सके।
इसके अलावा ये अपने हित में, अपने स्वार्थ में मैंने कोई राजनीति नहीं की और ना आप करना चाहता हूँ। राजनीति तो बहुत गंदी हो चुकी है, उस तरह की राजनीति हम लोग नहीं कर सकते। हम उस तरह की राजनीति कर रहे थे कि 4 लोगों में मेरी पहचान बने, गांव ग्राम का एक एक बच्चा मुझे पहचान ले, और ईश्वर की कृपा से सब पहचान भी चुके हैं। अब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको हमारे दरवाजे तक पहुंचने में देर नहीं लगती और हमको आनंद आता है कि हम उनकी सेवा के लिए घर से निकल लें। तो यही राजनीति थी हमारी, वो लगभग पूरी हो चुकी है। मेरा जो मकसद था, मेरा जो उद्देश्य था कि राजनीति करके हम लोगों में अपनी पहचान बनाएंगे, वो पूरा हो चुका है। अब उस पहचान का ये है कि उस पहचान की वजह से लोगों की जो और इमदाद हो सकती है वो करने का मैं पूरा प्रयास करता रहूँगा। और जो भी संस्थाएं, अभी NGO वाले जो भी आते हैं वो भी मुझको कांटेक्ट करते हैं। अभी ये हरियाली चौपाल एक साहब ने, वो NGO के थे, उन्होंने लगाया था इधर, काफ़ी लोगों को उसमें किया। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण से संबंधित जो है, जितने भी जो है वर्ल्ड लेवल के NGO यहाँ पे आए हैं वो भी आते हैं, उनके साथ भी मैं खड़ा होकर के काम करता हूँ। तो मेरा कोई ये नहीं कि एक दायरा हो, मैं भाजपा वालों के साथ भी खड़ा होता हूँ, सपा वालों के साथ भी, सबके साथ। वैसे मैंने राजनीति RSS के अनुसांगिक संगठन मैंने देखा कल आपके यहाँ बहुत सारे सम्मान पत्र पड़े हुए थे, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अनुसांगिक संगठन है RSS का, उसने भी सम्मानित किया, यानी सर्वमान्य है आप। कोरोना के संबंध में क्योंकि काफ़ी कार्य किया हम लोगों ने, बाहर निकले, हमारे काफ़ी लड़के साथ में थे और उस समय हम लोगों ने जो है बड़ी मेहनत किया। काफ़ी बच्चे थे ये लोग जो है वो गरीबों में खाना, अनाज पहुंचाना, पैकेट बना करके ये सब करना, कि लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, मज़दूर वापस आ रहे थे, बड़ी भूखमरी थी, परेशानी थी, उसमें कार्य किया गया। उससे प्रेरित होकर के इन लोगों ने हम लोगों को कुछ इस तरह के जो है कोरोना वॉरियर्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए थे। कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी भी कोरोना पूरे शबाब पर है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, हालांकि सही भी हो रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं देश के लोगों को। मोहम्मद रशीद साहब शुरुआत करते हैं एक खिलाड़ी के तौर पे, फिर एक शिक्षक होते हैं, फिर उसी में वो अदब की दुनिया में भी आते हैं। उन्हें लगता है कि जन की बात नहीं हो रही है तो वो आवाज़ भी उठाते हैं। किसी विधायक के खिलाफ जो एक जोरावर होता है, एक ताकतवर होता है, उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठाते हैं। विषम परिस्थितियों में भी आप हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। तो देश के लोगों को मोहम्मद रशीद साहब क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि युवा, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इस वक्त हमारे देश का टूटा फूटा हुआ है, परेशान है कोरोना की वजह से, तो युवा जो है अपने भावनाओं में ना बह करके, जैसे बहुत सारे लोग आजकल आत्महत्या कर रहे हैं तनाव में आकर, उन सारे लोगों से क्या कहेंगे ताकि वो एक सही दिशा में अपने आप को ले जा सकें और कुछ उल्टी सीधी हरकतें ना करें, खुद बेहतर काम करें ताकि अपना भी अच्छा वो भविष्य तैयार करें। देर ही हो सकता है लेकिन दुरुस्त हो सकता है, अगर वो धैर्य रखें तो अपना भी भविष्य बनाएं और देश के लिए भी बेहतर काम करने की। जुल्मते सबसे न घबराओ ज़माने वाले, सुबह आएगी बाहर हाल उजाला होगा। इस समय पड़ता है, बीमारी आई है, निश्चित रूप से परेशानियां हैं लोगों में, लेकिन मृत्यु दर इतनी कम है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करते रहें, खान पान पर विशेष ध्यान देते रहें। हम तो अपने बच्चों को रोज़ व्हाट्सएप पे बता रहे हैं, जिससे कॉलेज नहीं आ रहे आजकल बच्चे, उनको मैं समझाया करता हूं कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। आपके शरीर में अगर रोग निरोधक क्षमता कायदे से पैदा हो गई तो ये रोग आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और हम जानते हैं, हम इंडियंस हैं, हम नालों के किनारे रह लेते हैं, वो नाले जो खुले हुए होते हैं, सीवर के किनारे हम पड़े रहते हैं, यानी कितने वायरस को हम खा जाते हैं। ये वायरस हमको खाने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम भारतीय हैं और इस वायरस को जरूर मार के भगा देंगे। हारे भी पड़ेंगे, बिल्कुल उसको हारना पड़ेगा, निश्चित रूप से हारना पड़ेगा साहब। संदेश क्या होगा लोगों के लिए? संदेश यही है कि अपनी इम्यूनिटी लोग बढ़ावें और देश हित का कार्य करते रहें। और कोई भी नौजवान अगर वो भटक रहा है किसी वजह से, तो वो अपने गिरेबान में झाँके अपनी ताकत को पहचाने, अपने अंदर की शक्ति को देखे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शक्तिमान नहीं है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा अपने आप को, वो पहचाने। और तमाम सारे ऐसे एरियाज़ हैं, क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में वो बढ़ करके रोजी रोटी से भी जुड़ सकता है और समाज सेवा भी कर सकता है। लेकिन वो अपने को जब तक पहचानेगा नहीं, मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक उसका आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। नहर में कश्तियाँ कागज़ की यूं ही फेंकते रहिए। नहर में कश्तियाँ कागज़ की यूं ही फेंकते रहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं यही संदेश दे रहा हूँ सारे बच्चों को। नहर में कश्तियाँ कागज़ की यूं ही फेंकते रहिए, जुनून लाजिम है वरना ख्वाब क्या है देखते रहिए।
बेहद बेहद शानदार अंदाज में अपनी बात कही आपने। हमने हर एक मौजू पे आपसे बात किया और आपने बड़ी ही बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। निश्चित तौर पे आपकी बातों को सुन करके आपको लगा होगा कि मैंने जैसा शुरू में कहा कि मैं शायद इनकी कम तारीफ़ कर पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा के हकदार हैं। अब आप तय करिए। हमारी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी कि हम समाज में ऐसे लोगों की बातों को आप तक पहुंचाते रहें, जिनकी बातें, जिनके काम करने के तौर तरीके, जिनका किरदार समाज को प्रेरित करता हो अच्छा बनने की, अच्छी तरफ चलने की, अच्छी राह पे चलने की और एक सुदृढ़ और सक्षम भारत बनाने की दिशा में जो लगातार प्रयासरत है, ऐसे लोगों की आवाज़ को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आपका भी काम है कि जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छी बातों को सीखें, उनका अनुसरण करें, तभी हमारा भारत महान बन सकता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद सर।